नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। भारतीय सेना में हवलदार के पद पर श्रीनगर में तैनात राजेश पोद्दार न्याय की गुहार लेकर रांची राजभवन पहुंचे। राजभवन के समीप पूर्व सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट के बैनर तले उन्होंने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। दरअसल जमीन संबंधी विवाद को लेकर सैनिक की मां का अपहरण कर हत्या कर दी गई, लेकिन इस मामले में पुलिस द्वारा अब तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है। बताते चले कि जमीन विवाद को लेकर उनकी मां संयुक्ता देवी की 14 अक्टूबर 2023 को हत्या की गई। पहले हवलदार राजेश पोद्दार को उनकी मां के अपहरण की सूचना मिली थी। 3-4 दिनों के बाद उनकी मां की लाश बोरे में बंद मिली। वहीं वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड के बैनर तले हवलदार राजेश पोद्दार एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। वे पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग कर रहे हैं। वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड के अध्यक्ष मुकेश कुमार का कहना है कि हत्या के 20 दिनों बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मामले की जांच गंभीरता से नहीं की जा रही है। गोड्डा पुलिस इस पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और डीजीपी को भी इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है। सर, 1.5 साल से मेरा जमीन संबंधी विवाद चल रहा था। मेरे गांव के कुछ दबंगों ने मेरे गोतिया से ज़मीन खरीदा है जो आवंटित था, और उस पर वो कंस्ट्रक्शन कर रहा था। मेरे माँ बाप ने 2-3 बार रोका, जिसमें उसको मारा गया। प्रशासन के जानने के बाद भी उन्होंने किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया। 14 अगस्त को भी मेरे को मारा गया और मैं एडमिट रहा 5 दिन तक, और उस पर प्रशासन ने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करी। और ये 22 तारीख को मेरा जो ज़मीन संबंधी मेरी माँ केस लड़ रही थी, उस पर डिसीजन आता है, और 14 तारीख को मेरी माँ को मेरे घर में रहने वाले लड़के को इन्फ्लुएंस में लाके और अपहरण कर लेता है, और उसको मार के, बेरहमी से मार के घर का सारा सामान निकाल लेता है और वेल्थ वगैरह सारे निकाल लेते हैं, और उसको एक बोरी में बंद करके पैक करके पत्थर डाल करके सील के और चेक पोस्ट में फेंक दिया जाता है, जिसको हम लोग 14 तारीख को ही प्रशासन को बताते हैं, लेकिन प्रशासन ने किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया। उन्होंने बोला कि आप नीत नाता में पता कीजिए, और 19 तारीख को हम लोग खुद वहाँ से अपनी ड्यूटी से आके उनको खोजा और प्रशासन को बताया। कि प्रशासन अग्रसर हुई और उन्होंने बॉडी रिकवर करके पोस्टमार्टम करके हमको दे दिया, जिसमें उन्होंने एक 22 साल का लड़का को पकड़ा है, जो अपने आप को कबूल कर रहा है, जो मेरे घर में टेनेंट था, कि मैंने ये सारा कृत्य किया है, जो असंभव लगता है। और इसमें मेरे को लगता है कि ज़मीन वाला जो है इनको इन्फ्लुएंस में ला के या कहीं से प्रेशर में डाल के मेरी माँ को मारा भी है और उसको कबूलवा भी रहा है। मामला ये है, हमारा एक सैनिक है राजेश पोद्दार, जो श्रीनगर में पोस्टेड है। उसकी मां का अपहरण हो जाता है और 14 अक्टूबर को नृशंस हत्या कर दिया जाता है। उसका लाश बोरा में बंधा हुआ मिलता है, और राजेश पोद्दार का कहना ये है कि उसका मां का जो दोषी हत्यारा है उसको फांसी का सजा मिले, सीबीआई का जांच। इधर रिम्स के हॉस्टल नंबर 5 से फॉरेंसिक एंड मेडिसिन डिपार्टमेंट के डॉक्टर मदन कुमार का शव गुरुवार को बरामद किया गया था। सूचना मिलने के बाद तमिलनाडु से डॉक्टर मदन के पिता रांची रिम्स पहुंचे। पुलिस अधिकारी के साथ साथ रिम्स प्रबंधन से भेंट कर बेटे की मौत के संबंध में जानकारी ली। बताते चले कि डॉक्टर मदन की मौत से तमिलनाडु का रहने वाला उनका पूरा परिवार सदमे में है। तमिलनाडु के नमक्कल डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले डॉक्टर मदन के पिता मदिया लंगन और मामा रिम्स पहुंचे। उन्होंने बरियातू थाने और रिम्स में घटनास्थल का मुआयना भी किया। इस दौरान सदर डीएसपी प्रभात रंजन बरवार से उन्होंने मुलाकात भी की। इसके साथ साथ रिम्स प्रबंधन के साथ भी मृतक डॉक्टर मदन के पिता ने भेंट की और पूरी बात जानी। इस पूरे प्रकरण को लेकर डॉक्टर मदन के पिता ने हत्या की आशंका जताई और जांच की मांग की। सदर डीएसपी ने बताया कि डॉक्टर मदन के पिता के आग्रह पर केस दर्ज किया गया है। साथ ही सभी बिंदुओं पर पुलिस जाँच कर रही है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में बातें सामने आएंगी, इस संदेहास्पद मौत की गुत्थी सुलझेगी। वहीं रिम्स में सीसीटीवी कैमरा नहीं रहने की वजह से इन्वेस्टिगेशन में भी परेशानी हो रही है। डीएसपी ने कहा कि सीसीटीवी कैमरा लगाने की कवायद चल रही है। वहीं रिम्स डायरेक्टर ने भी इस मसले पर जल्द सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की बात कही है। इसके साथ ही हॉस्टल की छत पर शराब की बोतलें पाए जाने के सवाल पर भी रिम्स डायरेक्टर ने अपनी बातों को रखा। से संबंधित जो संभावना है उसके ऊपर में उनके द्वारा बताया गया है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके उसका पता लगाए, और पुलिस ने भी उनको आश्वासन दिया है कि हमारा कल से इन्वेस्टिगेशन होती है, और जो भी संभावित चीज़ें लग रही हैं होने की उनसे भी जिक्र हुई है, और उनको हम लोगों ने ये बताया कि किस किस तरह से हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।
तमिलनाडु से आए हुए हैं और पीड़ित परिवार के हैं। अब दुखी भी हैं। हमारे लेवल पे जितना भी मदद उनको हो सकता है, यहाँ से ट्रैवलिंग को लेके या जो पीड़ित व्यक्ति है उनको ले जाने को लेके, जो मृत डॉक्टर है उनको ले जाने, तो वो सारी चीज़ों को फैसिलिटेट हम लोग कर रहे हैं और केस दर्ज करके हम लोग आगे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सारा एविडेंस जो है वो हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से कलेक्ट किए हैं। जैसे जैसे रिपोर्ट्स उसका प्राप्त होगा हम लोग आप लोग अप टू डेट करेंगे। कि गार्जियन हैं वो आए हैं इस दुख की घड़ी में। रिम्स प्रबंधक उनके परिवार के साथ है और रिम्स प्रबंधन ने अपने तरफ से भी अनुरोध किया है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की जाए, जिससे कि पता चल सके कि किस परिस्थिति में उनकी मौत हुई है। लोगों ने 1100 CCTV लगाने का प्रपोजल दिए हुए हैं, प्रक्रिया में उलझा हुआ है। जैसे ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी हम लोग इसको लगा देंगे। मीनवाइल हम लोग हर एक हॉस्टल में इमरजेंसी बेसिस पर CCTV लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं। बहरहाल रिम्स के हॉस्टल नंबर 5 में डॉक्टर मदन के संदेहास्पद मौत की गुत्थी सुलझाने की कोशिश में पुलिस जुट गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी इस मामले पर से पर्दा उठेगा। वहीं राजधानी रांची के मोराबाद स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के सभागार में अनुसूचित जाति के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार, वनाधिकार एवं पेशा कानून विषय पर विशेष चर्चा का आयोजन किया गया। इसमें जनजातीय समाज के उत्थान एवं उनके अधिकार विषय पर मंथन किया गया। वहीं राजधानी रांची के मोराबाद स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के सभागार में अनुसूचित जाति के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार, वनाधिकार एवं पेशा कानून विषय पर विशेष चर्चा का आयोजन किया गया। इसमें जनजातीय समाज के उत्थान एवं उनके अधिकार विषय पर मंथन किया गया। यह आयोजन श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय IQSC एवं वनवासी कल्याण केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। विशेष चर्चा में आए विचारकों ने संबंधित विषय पर अपने मंतव्य रखे। इस आयोजन में प्रबुद्ध लोगों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में वनवासी कल्याण केंद्र के विचारक ने कहा कि ग्राम सभा के परंपरागत संचालन नियम को कानूनी मान्यता प्राप्त की जानी चाहिए, तभी जनजातीय समाज का उत्थान हो सके एवं उन्हें उनका अधिकार मिल सके। पेशा का कानून तो छानबे में बना, इसको लागू करना ये राज्यों का काम है। तो अलग अलग 10 राज्य आते हैं, तो जब तक का नियम लागू नहीं होगा तब तक जो रूढ़ी परंपरागत ग्राम सभा है उसको मान्यता नहीं मिलेगी, तब तक वो अपने जो भारत का जो प्राचीन जनतंत्र है उसमें जो परंपरागत अपना जो गांव है, नेचुरल गांव है, वो गांव के लोग मिलकर ही 5 लोग मिलकर पंच जिनको बोलते हैं पंचजन, वो अपने अपने गांव का निर्णय करते हैं, अपने विकास का निर्णय करते हैं, अपने संसाधनों का संरक्षण का निर्णय करते हैं, अपने देवी देवताओं का आस्था परंपरा का सुरक्षा का निर्णय करते हैं। तो ये निर्णय करने के लिए पेशा में वो गांव घोषित होना चाहिए, और जिसको अंग्रेजी में 3F बोलते हैं, फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज। तो ये निश्चित करना चाहिए। नियम जब बनेगा तब जो रूढ़ी परंपरागत गाँव है वो मुंडा, मानकी, प्रधान, तो उसका गांव घोषित होगा। उनकी ग्राम सभा में जो परंपरा से चल रहा है उसको कानूनी मान्यता मिलेगी। ये जब तक कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी तब तक उसका क्रियान्वयन भी नहीं होगा। इधर झारखंड IAS ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन की ओर से राजधानी रांची के आर्मी ग्राउंड में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुप्रतीक्षित जेसोवा दिवाली मेला का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला आगामी 6 नवंबर तक चलेगा। इस मेले की खासियत यह है कि मेले से होने वाले मुनाफे को विशेष तौर पर महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिए लगाया जाता है। मेले में हस्तनिर्मित सजावटी वस्तुएं, परिधानों, दीपावली में घरेलू उपयोग के सामानों की स्टॉल लगाई गई है। बताते चले कि दीपोत्सव का त्योहार निकट है और इसकी तैयारी भी जोरों पर की जा रही है, जो लगभग पूरी हो चुकी है। जैसे मेरा समूह का सरस्वती जनशक्ति मेला समिति, वहाँ से बनाया हुआ है। जैसे बिस्किट है, ये सब हम लोग अपने से बनाते हैं, हाथ से बनाया हुआ है। बिस्किट है, बेसन है, प्लास का साबुन भी है, और अचार है, चूड़ी है। क्रिसमस लोग पसंद कर रहे हैं, हाथ का बनाया हुआ है ना, तो उसमें उन लोग को ये लग रहा है कि घर का है, सोच के ले रहे हैं। मेले में बौद्धिक और सामाजिक सहभागिता का भी सामंजस्य देखा जा रहा है। मेले में लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से इस बात की जानकारी मिल रही है कि स्कूल के बच्चों के कौशल विकास के लिए भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
तो ज्ञानोदय गोड्डा जो एक प्रोजेक्ट है गोड्डा में चलाया जा रहा है अडानी फाउंडेशन और वहाँ के जिला प्रशासन के सहयोग से, जिसमें कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे स्मार्ट क्लास लगाया जाए। जैसे अभी तक हम लोग जानते होंगे कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे ही स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, पर वहाँ पे अडानी फाउंडेशन के द्वारा और वहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा एक ऐसा पहल चलाया गया जिसका नाम ज्ञानोदय गोड्डा है, जिसमें सरकारी स्कूल के बच्चे भी इस स्मार्ट क्लासरूम के ज़रिए पढ़ रहे हैं। और इस प्रोग्राम को चलाने से काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिला है शिक्षा के क्षेत्र में गोड्डा डिस्ट्रिक्ट का। मेले में खास बात और है कि यहाँ के झारखंड के आदिवासी संस्कृति के परंपरागत व्यंजन को लेकर भी स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें झारखंड के ग्रामीण इलाकों में चलन होने वाले अनाजों से बनाए गए व्यंजनों को भी लोगों के बीच रखा गया है। ये देखिए मड़ुआ, रागी, मिलेट्स, ये अभी हेल्थ प्रोडक्ट ये आप बोल सकते हैं दिस इज द सुपर फूड नाउ। तो रिस्पांस आ रहा है, जो हेल्थ कॉन्शियस है और चाहते हैं कि हेल्दी खाए, है ना, अच्छा खाए, तो वो वैसे क्लाइंट हमारे पास आ रहे हैं। तो हमारे पास आप देख रहे हैं रागी मोमोज़ है, रागी का बिस्किट है, फिर ऑल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, हनी है हमारे पास, ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, दाल्स है और ऑयल भी है। तो ऑल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमारे पास है। दीपावली मूल रूप से खुशियों के साथ साथ रोशनी का त्योहार है और खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। इसी की पहल जेसोवा मेला विगत कई वर्षों से करता आ रहा है और इसके अलावा पूरे वर्ष महिला सामाजिक उत्थान के लिए आयोजक समिति की महिलाएं निरंतर प्रयासरत रहती है। वो उन लोग से तो हम लोग बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, हर साल वो लोग आते हैं और जब मेला शुरू भी नहीं होता उससे पहले ही उन लोग के फ़ोन सब आ जाते हैं कि हम लोग आना चाहते हैं। तो हम लोग खुद ही उत्साहित होते हैं उन लोग को इनवाइट करने के लिए और वो लोग आके यहाँ पे खुश होते हैं, क्योंकि एक तो हम लोग का मेला खुद उन लोगों को प्लेटफॉर्म देता है, प्लस क्योंकि ये दिवाली मेला है तो दिवाली से रिलेटेड सब लोग अपना खरीदारी करते हैं, आते हैं, बाहर में निकलते हैं घर से, तो उन लोग के लिए बहुत अच्छा होता है। लोग अपना जो भी इतनी मेहनत करते हैं वो उनको लगता है इस मेले में आकर उनकी सफल होगी। वहीं जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत राहरगोड़ा में 2 लोगों को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर बस्ती के लोगों ने जमकर पथराव किया। पथराव में 2 एसआई समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों की नजदीकी अस्पताल में प्राथमिक चिकित्सा कराई गई है। मामला परसुडी थाना क्षेत्र के राहरगोड़ा का है। दरअसल राहरगोड़ा निवासी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी करने गई थी। एएसआई सतीश कुमार पांडे, एएसआई शिवरेंद्र शर्मा और राजकुमार के साथ छापेमारी में पुलिस बल भी मौजूद था। इस दौरान लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस टीम जान बचाकर मौके से भागने लगी। इस बीच एएसआई सतीश के सिर पर पत्थर लगा और वे जख्मी हो गए। घटना के बाद सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से सतीश को बेहतर इलाज के लिए टीएमएच रेफर कर दिया गया। उनके सिर में गंभीर चोटें आई है। हालांकि दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिटी एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि फिलहाल सभी घायल पुलिस कर्मियों की स्थिति खतरे से बाहर है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं जमशेदपुर शहर की सामाजिक और धार्मिक संस्था श्री श्याम भक्त मंडल द्वारा सामाजिक दायित्व के तहत दीपों के त्योहार दीपावली के अवसर पर क्वालिटी की मिठाई बिल्कुल लागत मूल्य पर समाज को उपलब्ध करा रही है। इसका उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक दीपावली की रोशनी पहुंचाना है। श्याम भक्त मंडल की पूरी टीम सेवा भावना से सस्ती और अच्छी मिठाई न घाटा न मुनाफा के तर्ज पर समाज को उपलब्ध कराएगी। इनमें काजू की बर्फी 600 किलो सहित अन्य मिठाई कम कीमत पर लोगों को दी जाएगी। इसके लिए शहर के 15 जगहों पर बुकिंग काउंटर बनाया गया है, जहां लोग जाकर अग्रिम बुकिंग कराकर 10 तारीख को मिठाई की डिलीवरी ले सकते हैं। साथ ही श्याम भक्त मंडल शहर के बीपीएल 500 परिवारों के बीच मिठाई, पटाखे और दीपावली के दिए निःशुल्क बांटेगी। वहीं समाज की 3 बेटियों की पढ़ाई का खर्चा भी संस्था उठाएगी। जमशेदपुर की सामाजिक और धार्मिक संस्था श्री श्याम भक्त मंडल द्वारा दीपों के महापर्व दीपावली के अवसर पे नो प्रॉफिट नो लॉस की तर्ज पे हम लोग शहरवासियों के लिए पिछले कई सालों से मिठाई का निर्माण कराते हैं, जिसमें काजू बर्फी, दिलकुशार, भुजिया, लड्डू, सोहानी वगैरह सारा सामान। और हम लोगों का प्रयास रहता है कि एकदम कॉस्टिंग प्राइस पे, लागत मूल्य पे शहर के लोगों को शुद्ध और उच्च क्वालिटी का मिठाई उपलब्ध कराएं। अब जैसे काजू बर्फी हम लोग के यहाँ 600 रुपये किलो है, लड्डू 210 रुपये किलो, भुजिया सोहानी वगैरह 200 रुपये किलो,
ताकि अधिक से अधिक लोग, गरीब से गरीब व्यक्ति भी दीपावली अपने घर पे धूमधाम से मना सके। और साथ ही साथ भक्त मंडल ने तय किया है कि लगभग 500 वैसे परिवार जो गरीब है, जरूरतमंद है, बीपीएल श्रेणी से आते हैं, चाहे वो बाबूनाथू हो, बिरसा नगर हो, बाबूनाथू हो, कल्याण नगर, निर्मल नगर, छाया नगर, चंडी नगर, किशोरी नगर, कानूबट्टा, आदर्श नगर, जो स्लम इलाका है, इन बस्तियों में रहने वाले गरीब लोगों तक भी हम लोग निःशुल्क मिठाई वितरण कराने का काम करेंगे। न सिर्फ मिठाई, बल्कि मिठाई के साथ साथ दीपावली का पटाखा, दिया, तेल, रुई वगैरह सारा कुछ, ताकि जो परिवार धन के अभाव में दीपावली नहीं मना पाते हैं, उनके परिवार तक भी दीपों का प्रकाश का पर्व, उनके घर में भी प्रकाश पहुंचे। इधर सरायकेला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार द्वारा जिले में यातायात जागरूकता को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को सरायकेला जिला मुख्यालय से कांड्रा टोल बूथ तक लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी और जवान शामिल हुए। सरायकेला ट्रैफिक प्रभारी राजेश कुमार सिंह की देखरेख में यातायात जागरूकता मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। सरायकेला पुलिस मुख्यालय से स्वयं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने 2 पहिया वाहन में हेलमेट लगाकर मोटरसाइकिल रैली का नेतृत्व किया। इस दौरान मोटरसाइकिल पर पीछे सवार पुलिस जवानों के हाथों में सड़क नियम जागरूकता से संबंधित तख्तियां थी। सरायकेला पुलिस मुख्यालय से कांड्रा टोल बूथ तक तकरीबन 25 किलोमीटर सड़क जागरूकता मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। कांड्रा टोल बूथ पर इसका समापन किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि हेलमेट से जान बचती है, लिहाजा 2 पहिया वाहन चालकों को निश्चित तौर पर हेलमेट पहनकर बाइक चलानी चाहिए। वहीं 4 चक्का वाहन चालकों से इन्होंने अपील की है कि ड्राइविंग के वक्त सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। इन्होंने कहा कि गति नियंत्रण और रैश ड्राइविंग से युवाओं को बचाना चाहिए। उन्होंने बताया कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं नियमों की अनदेखी के चलते होती है। इन्होंने कहा कि युवाओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। इसी कड़ी में स्कूल और कॉलेज में विशेष तौर पर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। हेलमेट से जान बचती है और यातायात के नियम का भी आप पालन करते हैं और जो जितनी कैजुअलिटीज़ हो रही है उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। प्लस 4 व्हीलर जो चलते हैं, 4 व्हीलर में भी सभी लोगों से आग्रह है कि आप जो है सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं और स्पीड आप उतना ही रखें जितना आपके नियंत्रण में है। निर्धारित किया गया है जो एक कि प्रत्येक 4 चक्के में इतना ही स्पीड होना चाहिए, उसका भी ध्यान रखें। रैश ड्राइविंग ना करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए है, सभी की सुरक्षा के लिए है। और पहुंचना, कहीं भी हम जा रहे हैं तो पहुंचेंगे ज़रूर निश्चित रूप से। अब इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उस स्पीड से अगर हम जा रहे हैं, आपको देख तो कोई नहीं रहा है, सड़क पे आप चल रहे हैं, लेकिन दुर्घटना हो जाएगी तो उसका आपको काफ़ी नुकसान होगा। इसलिए सभी से गुजारिश है कि नियमों का पालन करें। यातायात जागरूकता को लेकर के ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है लोगों की सेफ्टी के लिए। वहीं शुक्रवार शाम तेज हवा के साथ ग्रामीण क्षेत्र में जोरदार बारिश से धान के पक्के फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसान काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। किसानों ने फसलों के हुए नुकसान को लेकर मुआवजे की भी मांग उठानी शुरू कर दी है। किसान धीरेन्द्र भगत का कहना है कि पोटका क्षेत्र पहले से ही अकाल क्षेत्र से गुजर रहा है। किसानों द्वारा धान की रोपनी की गई थी और अच्छी फसल होने की पूरी संभावना थी, लेकिन शाम के समय आई तेज हवा के साथ भारी बारिश से धान की खड़ी फसलें गिर गई, जिसको लेकर किसान काफ़ी चिंतित है एवं किसान कर्ज में डूब गए हैं। भगत ने सरकार से मांग की है कि इन किसानों को चिन्हित कर मुआवजा देना चाहिए ताकि किसान इस भारी नुकसान से बच सके। बताते चले कि इस बार मौसम में औसत दर्जे की बारिश से किसानों को बुआई के समय ही भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में किसी तरह बुआई तो की गई, लेकिन फसल काटने के मौके पर एक बार फिर से बारिश ने क्षति पहुंचा दी है। आज के असमय बारिश से किसानों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये बारिश कम से कम अगर 15 दिन पहले होता तो इसमें काम होता। अभी पका हुआ धान है, इसमें बारिश में पूरा ही नुकसान हो जाएगा। जैसा हम लोग बोलते हैं सूखा में होता है, ऐसा ही आज ये अमौसम जो बारिश हुआ इसमें ज़्यादातर नुकसान हो गया। इसमें हम लोग ये तो किसानों का जो मुआवजा इसमें होना चाहिए और ये जैसे अकाल क्षेत्र जैसा ही इसको ये करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत नुकसान हो जाएगा। जो पका हुआ धान है इसको फिर काट करके। आज बारिश हुआ है, अगर पहले अगर ये बारिश
कुछ दिन पहले हो जाता तो बहुत सारा ऐसा पानी से भी कोई बहुत नुकसान हो गया। पानी नहीं हुआ फिर भी बहुत धान ये नहीं हो पाया है, गल नहीं पाया है, बहुत सारा धान पकेगा। अब अभी जो पका हुआ है धान उसको भी ये जो बारिश अचानक हो गया इसमें पूरा एकदम बहुत लोग कटनी भी किया है। बारिश तो धान को ये किया है, ज़मीन से काट के ये किया गया है, उसको भी पूरा अभी क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इसीलिए ये जो अभी क्षति हो रहा है इसके लिए कुछ मुआवजा देना चाहिए। इधर आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी RSB प्लांट 2 में शनिवार को मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी के कामगारों ने रक्तदान में हिस्सा लिया। इस दौरान कंपनी के कामगारों के बीच रक्तदान का गजब का उत्साह देखा गया। कामगारों ने रक्तदान के लिए कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार किया। रक्तदाताओं को उत्साह बढ़ाने RSB कंपनी के वाइस चेयरमैन SK बेहरा स्वयं पहुंचे थे। उन्होंने रक्तदाताओं से पूछा कि रक्तदान क्यों कर रहे हैं। कामगारों ने जवाब में कहा कि जरूरतमंदों के लिए। मौके पर कंपनी की HR हेड जया सिंह ने बताया कि उनके चारों प्लांट में हर साल वार्षिक रक्तदान शिविर आयोजित होता है, जिसमें करीब 2000 यूनिट रक्त संग्रह होता है। मौके पर प्लांट हेड प्रकाश विश्वाल, HR सुयश वर्मा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। चार बार होता है ना जया? 4 टाइम्स कर रहे हैं, मैंने सभी प्लांट में अलग अलग से कर रहे हैं। और लास्ट टाइम तो प्लांट 3 में 500 के ऊपर हो गया, 501 था। तो ये हमारे लोगों का पूरा प्रयास रहता है कि किस तरह से ब्लड बैंक को फिलअप किया जाए। एक तो उनको और उनका रिलेशन को भी ज़रूरत पड़ता है, दूसरे जो सारे लोग जो ब्लड का कमी रहता और मिलता नहीं टाइमली, तो हम लोग हेल्प करते हैं कि उसको कैसे टाइमली मिल जाए। और मुसाबनी के बाड़ेडी बलियागोड़ा में बाबा तिलका मेमोरियल क्लब द्वारा क्षेत्र मोहन नायक मेमोरियल 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें मुर्मू एंड मुर्मू FC की टीम विजेता रही। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, भूमिदाता अनिल नायक, ग्राम प्रधान अर्जुन सोरेन उपस्थित थे। मौके पर कमेटी द्वारा अतिथियों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। फुटबॉल टूर्नामेंट में 16 टीमों ने भाग लिया। फुटबॉल टूर्नामेंट में फाइनल मैच मुर्मू एंड मुर्मू FC और वर्सेस सिरसा SC के बीच खेला गया। कड़े मुकाबले के बीच मुर्मू एंड मुर्मू FC की टीम ने विजय हासिल किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू द्वारा प्रथम पुरस्कार मुर्मू एंड मुर्मू FC की टीम को 15,000 नगद एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वहीं द्वितीय पुरस्कार सिरसा FC की टीम को 10,000 नगद एवं ट्रॉफी दिया गया। इसके साथ ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को इंडिविजुअल पुरस्कार भी दिया गया। फुटबॉल टूर्नामेंट को सफल बनाने में क्लब के दशमत टुडू, राम टुडू, राजेश टुडू, संतोष टुडू, वासुदेव ग्वाला, परेश टुडू, उदय मुर्मू आदि की अहम भूमिका रही। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से ही स्थानीय खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और वक्त हो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इंसाइड झारखंड न्यूज़।